देखिए एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 का पूरा नोट्स इस वीडियो में देखिएगा। इसमें पूरा चैप्टर 3 के बारे में बताए हैं नोट्स के साथ, इसको देखिएगा। पूरा वीडियो को हम क्लास में भी ऑनलाइन बताए हैं और यहाँ हम नोट्स के साथ बता रहे हैं। इसका पहले सिलेबस आप लोग देखिए। पहला टॉपिक हम लोग का है मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगला है चालक एवं अचालक, दूसरा है विद्युत धारा, तीसरा है विभव एवं विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल, अगला है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, अगला है धारा घनत्व, अगला ओम का नियम, सेलों का समूहन, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, विभव मापी एवं उपयोग, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जूल का नियम एवं अनुगमन वेग, विद्युत कार्य एवं शक्ति एवं ऊर्जा एवं बीओटी यूनिट। अगला हम लोग का है पेल्टियर गुणांक एवं थॉम्सन गुणांक एवं बाइको जंक्शन। अगला है वोल्ट मीटर, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे संख्या। उसके बाद हम लोग का है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में ये जो सिलेबस है ये पूरा सिलेबस इस वीडियो में रहेगा। नोट्स के साथ आप लोग साफ साफ फेयर कर लीजिएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखकर ये चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए पहला टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में बताते हैं। किसी पदार्थ में उन इलेक्ट्रॉनों को जो एक निश्चित नाभिक से संबंध नहीं रहते हैं बल्कि संपूर्ण पदार्थ में घूमने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी कि वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से संबंध नहीं रखता है बल्कि संपूर्ण पदार्थ में घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है, उसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए हम लोग का चालक। क्या है? चालक। इसके बारे में देखिए। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है उसे चालक कहते हैं। यानी कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगा उसको चालक कहेंगे। जैसे में चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। अब हम लोग का है अचालक एवं कुचालक। तो वैसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है उन्हें विद्युत का कुचालक या अचालक कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा किसी चालक में आवेश का प्रवाह चालक में प्रवाहित धारा कहलाता है, यानी विद्युत धारा कहलाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है, यानी कि आई बराबर dq/dt, यानी कि आवेश बटा समय। ये नोट देखिएगा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है तथा इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। इसका एक अन्य मात्रक कूलम्ब पर सेकेंड भी होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे हम लोग का विभव। तो विद्युत के जिस गुण के प्रभाव से विद्युत के प्रवाह की दिशा निर्धारित होती है उस गुण को विभव कहा जाता है। ठीक है, नोट में देखिएगा। विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है, V बराबर W/Q होता है। अब देखिए विभवांतर। विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। इसे VAB से सूचित किया जाता है, अर्थात VAB बराबर VA-VB होता है। यदि किसी आवेश Q को A से B तक लाने में किया गया कार्य WAB हो तो VAB बराबर WAB/Q, यानी कि विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। ठीक है, नोट देखिएगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए प्रतिरोध के बारे में। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे उस पदार्थ के टुकड़े का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है, यानी कि R बराबर V/I फॉर्मूला होता है, जहाँ V विभवांतर है, I विद्युत धारा है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इसका एक अन्य मात्रक वोल्ट पर एम्पियर भी होता है। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि प्रतिरोध को कैसे हम लोग संयोजित करते हैं। तो प्रतिरोध को दो प्रकार से संयोजित करते हैं। एगो श्रेणीबद्ध संयोजन होता है, एगो समांतरबद्ध संयोजन होता है। तो श्रेणीबद्ध और समानांतरबद्ध हम लोग का 10th में प्रूव करना था, यहाँ खाली फॉर्मूला से मतलब है। तो जब श्रेणीबद्ध कहेगा
तो आर एस बराबर R1 R2 R3 डॉट डॉट इसमें रहता है, मैंने R4 R5 भी कह सकते हैं। एस मतलब सीरीज हो गया। अगर समानांतरबद्ध कहेगा इसका फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला रखिएगा कि 1/RP, पी मतलब समानांतर में पैरेलल हो गया, 1/R1 1/R2 1/R3 होता है। ठीक है, तो श्रेणीबद्ध कहेगा तो ये फॉर्मूला, समानांतरबद्ध कहेगा तो ये फॉर्मूला, इस पर नवीकरण मिलेगा हम लोग का। अगला हम लोग का है प्रतिरोधकता, ये भी है प्रतिरोधकता, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। देखिए इसके बारे में, किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध आर, माने प्रतिरोध को आर कहते हैं, उसकी लंबाई एल के समानुपाती होती है, यानी कि आर समानुपात एल, तथा अनुप्रस्थ काट ए के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि आर समानुपात 1/a होता है। तो ये समानुपाती से समीकरण 1 बन गया, अब व्युत्क्रमानुपाती से समीकरण 2 बन गया। अब दोनों समीकरण लेकर चलेंगे। देखिए समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो आर समानुपात L/A हो जाएगा। समानुपात से हटाएंगे तो ये रो कांस्टेंट आ जाता है, नियतांक आ जाता है, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, अब अगला है प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव, यानी कि प्रतिरोधकता है वो टेम्परेचर के अनुसार कैसे कम बेसी होता है, उसके बारे में ये मेन फार्मूला आप लोग को देखना है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन मेन फार्मूला है रो थीटा बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा थीटा। ठीक है, या थीटा का मान नहीं देगा तो टेम्परेचर देगा T2 माइनस T1 कर देंगे। ठीक है, अगर प्रतिरोध देगा तो जहाँ हम लोग रो थीटा वहाँ रो थीटा R थीटा कर देंगे, यानी आर थीटा बराबर R0 है, शून्य स्थिति में है, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, जहाँ थीटा जो है थीटा डिग्री पर प्रतिरोधकता है, ये 0 डिग्री पर प्रतिरोधकता है, ये प्रतिरोधकता का ताप गुणांक है। देखिए विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल, इसको देखिएगा ध्यान से। एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे संक्षेप में विद्युत वाहक बल कहते हैं, बी वाह बल यानी कि EMF लिखा जाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है, ई बराबर W/Q फार्मूला होता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, इसका एक अन्य मात्रक जूल पर कूलाम होता है। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग का टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये भी कभी कभी 2 नंबर में पूछता है। स्रोत द्वारा कुल ऊर्जा का व्यय बाह्य तथा आंतरिक प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्माओं के योग के बराबर होता है। अर्थात देखिएगा ध्यान से, E बराबर I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। कैपिटल R जो है बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल r जो है ये आंतरिक प्रतिरोध है। अब दोनों में I है तो I कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला हमारा A भी हो जाएगा, या I R का वैल्यू भी होता है तो भी कर दें तो फॉर्मूला A भी हो जाएगा। यदि है विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर करने के लिए तो क्या करेंगे कि पहला टॉपिक में दोनों का डिफरेंशियल लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे, पीछे हम लोग का है दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, उसका मात्रा वगैरह लिख देंगे, एक अदिश है एक सदिश से लिख देंगे तो हम लोग का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहा जाता है। इसे J से सूचित किया जाता है। J बराबर I/A होता है, यानी कि धारा बाटा क्षेत्रफल। इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। ये हम लोग का है ओम का नियम। क्या है, ओम का नियम। तो धारा तथा विभवांतर के बीच के संबंध को प्रतिपादित सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में ओम ने किया था। ठीक है, जो निम्न प्रकार का है। यही मेन याद रखना, इन्वर्टेड कोमा वाला। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I की प्रबलता उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि विभवांतर जो है I के समानुपाती होता है, तभी समानुपात I कर देंगे। समानुपात चिन्ह हटाएंगे तो R आ जाएगा, तो V बराबर RI हो जाएगा। ठीक है, या R निकालना होगा तो V/I कर देंगे, या I निकालना होगा तो V/R कर देंगे। इसी फॉर्मूला को तो कैसे फॉर्मूला बना लेंगे, जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखिएगा यहाँ पर हम लोग का विद्युत सेल। तो विद्युत सेल में मेन पढ़ना है सेलों का संयोजन।
तो ये सेल के बारे में लिखा गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मेन संयोजन हम लोग को समझना है, इसके बारे में पूरा अपना डिटेल यहाँ से लिख लीजिएगा वीडियो रोक कर। अब यहाँ देखिए सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन 3 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन और मिश्रित क्रम समूहन। तो तीनों समूहन के बारे में पारापाई डिटेल हम बताएंगे, आप लोग इसको फेयर करते चलिएगा। पूरा नोट्स को देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, आप लोग फेयर कीजिएगा। चलिए आगे। अगला हम लोग का है श्रेणी क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन का पहले फिगर आप लोग देख लीजिए। ये एक सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, और भी सेल हम लिख सकते हैं। तो पहला सेल के नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, यानी कि पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, फिर दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ने के बाद अन्य सेलों को भी इसी क्रम में जोड़ते जाते हैं और फिर इसको प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इस संबंध को कहा जाता है श्रेणी क्रम समूहन। इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, फिर से देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक को समझा देते हैं, आप लोग साफ साफ लिख लीजिएगा। है कि पहला सेल, पहला सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ने के बाद अन्य सेलों को इसी प्रकार जोड़कर बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, इससे धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब फिगर हो गया। अब फिगर के बारे में समझिए। देखिएगा, माना कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए सेलों की संख्या n है, आंतरिक प्रतिरोध R है, विद्युत वाहक बल E है एवं बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। ठीक है, अतः परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा NE, यानी कि जो नंबर जो था उससे विद्युत वाहक बल से गुना कर देंगे, और कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा NR, क्योंकि R आंतरिक प्रतिरोध है, N नंबर है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल R प्लस N। इसमें बाह्य प्रतिरोध हम लोग जोड़ देंगे। हम जानते हैं ओम के नियम से कि धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध होता है, तो I बराबर NE बाई R प्लस NR हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया श्रेणी क्रम समूहन के लिए। देखिए, श्रेणी क्रम समूहन का ये विशेष परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, इसमें नंबर 1, यदि बाह्य प्रतिरोध R की तुलना में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध NR नगण्य है, यानी कि NR का वैल्यू 0 कर दिए, तो जब 0 कर दिए तो NE बाई R हो जाएगा ना। N मतलब नंबर, यानी कि इसमें नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये फायदा करेगा, यानी कि लाभदायक होगा। आता है कि श्रेणी क्रम समूहन कब लाभदायक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ये कंडीशन दिखा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब लिखे हैं कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान प्रत्येक सेल से प्राप्त धारा का n गुना होगा, n गुना है ना यहाँ पर। अतः जब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो तो अधिकतम धारा के लिए सेलों का श्रेणी क्रम समूहन लाभदायक होता है। ठीक है, ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, श्रेणी क्रम समूहन कब लाभदायक होता है उसके लिए। अब यहाँ दूसरा इसका विशेष परिस्थितियाँ देखिए। यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध NR की तुलना में नगण्य है, यानी कि कैपिटल R नगण्य है, कैपिटल R ये नगण्य है, मैंने इसका वैल्यू 0 कर दिए, तो N दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, यानी कि एक सेल के बराबर हो जाएगा। तो अतः परिपथ में प्रवाहित धारा का मान केवल एक सेल से प्राप्त धारा के मान के बराबर होगा, यानी कि ये कंडीशन लाभदायक नहीं होगा। ये समानांतर क्रम समूहन है। तो समानांतर क्रम समूहन में क्या होता है कि जितना सेल है सब एक दूसरे के ऊपर होगा, और सब सेल के धन ध्रुव को एक साथ और ऋण ध्रुव को एक साथ जोड़कर और प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। इस प्रबंध को कहा जाता है समानांतर क्रम समूहन। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, इसी बात को हम समझा रहे हैं, देखती लिखना नहीं है, खाली अपना एक बार 2 बार पढ़ लेना है, अपने से लिख देना है कि प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक साथ A पर जोड़ा गया है और ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु B पर जोड़ा गया है, और बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें समानांतर क्रम में जोड़े गए सेलों की संख्या m है। शांत से आप लोग पूरा वीडियो देखिए, एकदम निश्चिंत होकर, साफ साफ समझ में आएगा। इसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। माना कि समानांतर क्रम में जोड़े गए सेलों की संख्या m है, बताए ना कि m है सेलों की संख्या। ठीक है, विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, कुल विद्युत बाहरी प्रतिरोध जो है वो कैपिटल R है। तो सेल समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम में है, इसलिए कुल विद्युत वाहक बल जो है E रह जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध R बाई M होगा, समानांतर क्रम है इसलिए। तो कुल प्रतिरोध R प्लस R बाई M करेंगे ना, तो यहाँ M एलसीएम ले लेंगे तो M R प्लस R हो जाएगा। ठीक है,
अब चलेंगे ओम के नियम से। धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो आई बराबर हो जाएगा ई या बाटा कुल प्रतिरोध का मान ये वाला जो है भर दिए, एम आर प्लस आर बाई एम, नीचे से एम ऊपर चल जाएगा तो आई बराबर एम ई बाई एम आर प्लस आर हो जाएगा। ये हो गया हमारा समानांतर क्रम समूह। यहाँ हम लोग का समानांतर क्रम समूहन का विशेष परिस्थितियाँ हैं। लेकिन यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर की तुलना में नगण्य हो, तो यानी कैपिटल आर बहुत बड़ा हो और स्मॉल आर नगण्य के बराबर हो, तो स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि ये एम ई बाई एम आर हो जाएगा, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, इतना हो गया, यानी कि एक सेल के बराबर हो गया। ठीक है, अतः बाह्य परिपथ की धारा केवल एक सेल से उत्पन्न धारा के बराबर होगी, यानी कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। नंबर बी है, यदि बाह्य प्रतिरोध आर बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की तुलना में नगण्य है, यानी कि कैपिटल आर के नगण्य है, यानी कैपिटल आर बहुत छोटा है स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एम ई बाई आर हो जाएगा, एम गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि धारा एक सेल की अपेक्षा एम गुनी है, अतः सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने पर उनसे अधिकतम प्रबलता की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, अर्थात इस क्रम में समानांतर क्रम लाभदायक होता है। ठीक है, तो कहा है मिश्रित क्रम समूहन। तो मिश्रित क्रम समूहन में क्या होता है कि कुछ सेल श्रेणी क्रम में होता है, कुछ सेल समानांतर क्रम में। मान लो कि बहुत सा सेल है, 30-40 सेल एक साथ जोड़ना है, तो ऐसे सेल में कुछ को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, कुछ को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संबंध को कहा जाता है मिश्रित क्रम समूहन। बुझा गया? इसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि मिश्रित क्रम समूहन में कुछ सेल को श्रेणी क्रम में और कुछ सेल को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, कतारबद्ध है, उसको कहते हैं मिश्रित क्रम समूहन। ठीक है, इसमें श्रेणी क्रम में जोड़े गए सेलों की संख्या n है और समानांतर क्रम में जोड़े गए सेलों की संख्या m है। वही यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि माना कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए सेलों की संख्या n, समानांतर क्रम में जोड़े गए सेलों की संख्या m, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल। बार बार इसको हम लिख रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध के स्मॉल आर कहते हैं, बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर कहते हैं। यहाँ लिखे चूँकि सेलों के m कतार, ठीक है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल हो जाएगा Ne। कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा NR बाई एम, कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस NR बाई एम। तो M एलसीएम ले लेंगे, यहाँ M एलसीएम ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा, MR प्लस R हो जाए NR हो जाएगा बाई M हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ओम के नियम से होता है कोई धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बाटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल Ne था, देखिए यहाँ पर लिखे है ना, कुल विद्युत वाहक बल क्या है Ne, कर लिए, और कुल प्रतिरोध ये इतना था MR प्लस NR बाई एम, यहाँ पुट कर दिए। अब नीचे से M ऊपर चल जाएगा तो M Ne बाई MR प्लस NR हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का मिश्रित क्रम समूहन। और MN को हम लोग कैपिटल N भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम कैपिटल N कर देते हैं। ठीक है, यानी कैपिटल N बराबर होता है M इंटू N, तो यहाँ कैपिटल NE कर लीजिएगा बाई MR प्लस NR कर लीजिएगा, तो यह हो जाएगा हम लोग मिश्रित। देखिए यहाँ लिखे हैं कि धारा का मान अधिकतम होने की आवश्यक शर्त कब, जब मिश्रित क्रम होगा तब, यानी कि मिश्रित क्रम में धारा का मान अधिकतम होने का क्या शर्त है। लिखे हैं कि धारा I का मान अधिकतम होने के लिए MR प्लस NR का मान न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि MR बराबर NR होना चाहिए। ये किसके लिए है, मिश्रित क्रम के लिए है। तो MR बराबर NR, तो R बराबर NR बाई M हो जाएगा। तो आता है कि धारा का मान अधिकतम होने के लिए प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो ये फॉर्मूला लागू कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे आगे किरचॉफ का नियम, क्या देखेंगे, किरचॉफ का नियम, ये हम लोग का VVI टॉपिक है। तो या पहले पढ़े थे हम लोग ओम का नियम। तो ओम जो थे एक धारा के लिए बताए थे, और किरचॉफ जो हैं वो जटिल परिपथ के लिए बताए हैं। यहाँ पर लिखे भी देखिए, किसी साधारण परिपथ में विद्युत धारा तथा विभवांतर के वितरण को ओम के नियम से प्राप्त किया जाता है, लेकिन जटिल विद्युत परिपथ में धारा एवं विभवांतर के वितरण को प्राप्त करने के लिए किरचॉफ ने निम्नलिखित 2 नियम दिए हैं। पहला का दिए हैं कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। आप फिगर देखिएगा, ये एक बिंदु हो गया, इस बिंदु पर जितना धारा आता है या इससे निकलकर बाहर जाता है वो सब का बीजीय योग 0 होता है।
लेकिन जो धारा आने वाली है उसको धनात्मक माना जाता है, और उसके विपरीत जो धारा बाहर जाने वाली है उसको ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखे है ना, यदि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक बताइए कि अभी तथा इसके विपरीत दिशा की धारा को ऋणात्मक माना जाए तो किरचॉफ के नियम से, यानी कि जो अंदर आएगा उसको प्लस कर लीजिएगा, जो बाहर जाएगा उसको माइनस कर लीजिएगा। फिर से फिगर देख लीजिए, ये फिगर अपने से बनाना है। देखिए यहाँ पर ये I1 अंदर जा रहा है ना, तो I1 का मान प्लस हो जाएगा, I2 बाहर जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, I3 अंदर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, I4 अंदर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, I5 बाहर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह और भी ले सकते हैं धारा, 5 हम लिया ना, 6, 7, 8, 9 अपना दिखा सकते हैं, लेकिन जो फिगर बनाएंगे उसी फिगर के अनुसार यहाँ लिखना है। देखिए लिखा है ना, I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 बराबर 0। अब प्लस वाला को एक साइड कर लिए, माइनस वाला वो साइड करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा। तो माइनस क्या है, जाने वाला, प्लस क्या है, आने वाला, यानी कि आने वाला धारा और जाने वाला धारा दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। वही बात यहाँ लिखी है, देखिए, अतः बिंदु की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग उस बिंदु से दूर जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम है किसी बंद विद्युत परिपथ के, यानी कि दूसरा नियम है बंद परिपथ के लिए, और पहला था खुला परिपथ के लिए। किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ परिपथ बन गया बंद परिपथ, 3 प्रतिरोध हैं, 1, 2 और 3। इससे I1 धारा, R1 प्रतिरोध, I2 धारा, R2 प्रतिरोध, I3 धारा, R3 प्रतिरोध। धारा ऐसे चलने का है, लेकिन यहाँ धारा ऐसे चल रहा है तो इसका मान माइनस हो जाएगा। देखिए लिखे हैं, यदि किसी बंद परिपथ या जाल में दक्षिणावर्ती धारा के दिशा को धनात्मक तथा उसकी विपरीत दिशा को ऋणात्मक माना जाता है तो I1 R1 क्या हो जाएगा, धनात्मक, I2 R2 का हो जाएगा धनात्मक, लेकिन I3 R3 होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर विद्युत वाहक बल। ये टॉपिक हम लोग का है ह्वीट-स्टोन का ब्रिज। ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का नियम इसके पहले पढ़े थे, ये ह्वीट-स्टोन ब्रिज है। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए, ठीक है, तो 2 परस्पर सम्मुख बिंदुओं के बीच एक गैल्वेनोमीटर तथा शेष 2 बिंदुओं के बीच एक सेल जोड़ दिया जाता है। इस प्रबंध को ह्वीट-स्टोन ब्रिज कहा जाता है। फिगर में देखिए, ये 4 प्रतिरोध है ना, 4 प्रतिरोध P, Q, R, S 4 प्रतिरोध है। चारों प्रतिरोध को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिए हैं, जिसमें 2 बिंदुओं के साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं और शेष 2 बिंदुओं के साथ में ये सेल लगा दिए। ये जो प्रबंध बन गया इसको हम लोग ह्वीट-स्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसका संतुलन होने का शर्त पूछता है 2 नंबर में। क्या देखिए, नीचे लिखे हैं कि ह्वीट-स्टोन ब्रिज में P, Q, R, S 4 प्रतिरोध है, एक चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में जोड़े गए हैं। देखें ना, ABCD यहाँ पर देखिए लिखे हैं, यदि ब्रिज के 4 प्रतिरोधों के मान इस प्रकार लिया जाए कि उसके गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न हो तो इस अवस्था में ब्रिज को संतुलन कहा जाता है। तो ब्रिज के संतुलन होने का शर्त है कि P/Q बराबर R/S। इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम करेगा। तो देखिए, विभव मापी, इस नोट्स में लगातार सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक लगातार बताए हैं। इसको पूरा अपना देखकर साफ साफ शेयर कर लीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, विभव मापी एक ऐसी विद्युत उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल या विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है। क्योंकि इसके द्वारा किसी अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसे विभव मापी कहा जाता है। इसके फॉर्मूला आता है हम लोग का, देखिए, माना कि E1 और E2 जो है विद्युत वाहक बल वाले सेलों की विद्युत वाहक बलों की सेलों की लंबाई है L1 और L2। तो फॉर्मूला होता है E1/E2 बराबर L1/L2। ठीक है, आगे हम लोग का विभव मापी का उपयोग जो पूछता है 2 नंबर में कभी कभी पूछा हुआ है।
तो उपयोग नंबर 1 लिखे हैं कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में विभवमापी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में विभवमापी का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में विभवमापी का उपयोग किया जाता है। चौथा लिखें, अज्ञात धारा का मान ज्ञात करने में तथा दो प्रतिरोधों की तुलना करने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, इस टॉपिक से 2 नंबर में खाली कोड के बारे में पूछता है। ऐसे कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड के बारे में ये लिखे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कम समय में पूरा चैप्टर बताना है, इसलिए लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहे हैं लाइन बाय लाइन पढ़कर। यहाँ पर देखिए, इसको हमको याद करना है कि कौन कलर है, उसका कोड क्या है। जैसे काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, धूसर और सफ़ेद। इसको हम लय में शॉर्ट वीडियो में भी डाले हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाकर। मेरा चैनल का नाम है RR सर फिजिक्स, इसको खोल कर आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए आगे हम लोग का विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। यह किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक का प्रतिरोध धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है तथा इस रुकावट को पार करने में विद्युत धारा का रूपांतरण ऊष्मा के रूप में होता है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिएगा, W बराबर होता है VIT, लेकिन V बराबर IR होता है। जहाँ V था वहाँ IR कर दिए, तो W बराबर हो जाएगा I² RT। बुझा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा हम लोग का कि समीकरण W बराबर I² RT से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा की प्रबलता I, प्रतिरोध R तथा समय T पर निर्भर करता है। अब इसी से दिए हैं जूल अपना नियम। तो आगे देखिए हम लोग जूल का नियम, देखिए जूल का नियम, ठीक है। यहाँ पर जूल 3 नियम दिए हैं। तो पहला नियम है, किसी नियत प्रतिरोध के चालक से नियत समय में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये पहला नियम है। अर्थात जब R और T नियत हो, R और T कांस्टेंट होगा, तब फॉर्मूला होगा जिसे हम लोग पढ़े थे अभी कि W बराबर होता है I² RT। इसमें R और T नियत हो जाएगा, तो W समानुपात का हो जाएगा I², W समानुपात हो गया I²। नियम 2 दिए हैं, यदि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान नियत हो, धारा का मान नियत है, तो नियत समय में और समय भी नियत है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, समानुपात होता है। यानी कि W समानुपात का हो जाएगा R हो जाएगा। कब? जब I और T नियत रहेगा तब, ठीक है। अगला नंबर 3 देखिएगा, तीसरा है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान नियत रखे जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण समय के समानुपाती होता है। यानी कि जब I और R नियत हो तो W समानुपात का हो जाएगा T हो जाएगा। अगला है अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। किसी चालक में अनुगमन वेग भी टॉपिक है। ये औसत वेग होता है, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग है उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। इसको वीडियो में बताए हैं क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा, ये नोट्स के साथ है, तो इसको जल्दीबाजी बताएंगे। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में एक नियत औसत वेग से एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत एक दिशीय वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से सूचित किया जाता है। यदि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD हो तथा इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, क्या करेंगे, गतिशीलता, चुंबकशीलता नहीं रहेगा, ये जो है ना गतिशीलता लिखे हुई सही है, गतिशीलता μe हो तो VD बराबर हो जाएगा E × μe। म्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, VD क्या है, अनुगमन वेग है, और E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अब है अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध। विद्युत धारा में संबंध या धारा घनत्व में भी संबंध आता है हम लोग का। ये धारा घनत्व में संबंध है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो फॉर्मूला खड़ा रखिएगा, J बराबर NeVD। तो J है धारा घनत्व, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, और VD हो गया अनुगमन। अब देखिए विद्युत कार्य। किसी चालक से विद्युत आवेश के प्रवाह के लिए
कुछ कार्य संपादित करना पड़ता है जिसे विद्युत कार्य कहते हैं। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तो उसके Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य W बराबर Q भी हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर हम जानते हैं कि IT होता है, W भी IT हो जाएगा। ठीक है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। आगे देखिए विद्युत शक्ति, ये कम समय में बताना, इसके थोड़ा तेजी बता रहे हैं। विद्युत शक्ति देखिएगा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने पर कार्य संपादित होता है तथा प्रति सेकंड संपादित कार्य को विद्युत शक्ति कहा जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है, तो विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बाटा समय। ठीक है, इसको आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पर तो P बराबर W बटा T हो गया और W बराबर होता है VIT। यहाँ पर लिख देते हैं कि W बराबर होता है VIT, W का होता है VIT। तो जहाँ W था VIT कर देंगे, T कैंसिल, P बराबर VI भी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। आगे देखिए BOT यूनिट आता है, BOT यूनिट का फुल फॉर्म पूछता है, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को BOT यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए पेल्टियर गुणांक, ये हम लोग कभी कभी 2 नंबरिया में पूछता है। ताप वैद्युत युग्म के जंक्शन पर उत्पादित या अवशोषित ऊष्मा का परिमाण W उससे प्रवाहित विद्युत आवेश Q के समानुपाती होता है, यानी कि W समानुपात Q हो जाएगा। समानुपात चिन्ह हटाएंगे तो पाई आ जाएगा, या Q बराबर IT भी होता है, तो जहाँ Q है वहाँ IT कर देंगे, तो जहाँ पाई है ना, तो पाई एक नियतांक है जिसे पेल्टियर गुणांक कहा जाता है। इसके ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, थॉम्सन गुणांक, थॉम्सन गुणांक के बारे में देखिए, यदि किसी भी धातु में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर dt हो तो Q आवेश के प्रवाह से उत्पादित तथा अवशोषित ऊष्मा Q का परिमाण dt एवं Q के समानुपाती होता है। W का परिमाण, W है ये, ठीक ना, यानी कि W समानुपात का हो जाएगा Q dt, समानुपात चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ सिग्मा आ जाएगा, तो सिग्मा Q dt हो गया। तो सिग्मा क्या है, एक नियतांक है जिसे थॉम्सन गुणांक कहा जाता है। इसका ऐसे ही मात्रक वोल्ट पर केल्विन होता है। अब आगे देखिए बैकवर्ड जंक्शन, ताप वैद्युत युग्म की संधियों के बीच तापांतर होने के कारण सीबेक प्रभाव से परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। इस संबंध को बैकवर्ड जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर वैसी व्यवस्था है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। इसका उपयोग पदार्थों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने तथा परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करने में किया जाता है। पहले देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला नियम है, 2 नियम दिए, सॉरी 2 नियम दिए थे। पहला नियम है किसी इलेक्ट्रॉन पर विमुक्त आयनों का द्रव्यमान m विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत के परिमाण Q के समानुपाती होता है, अर्थात m समानुपात Q या Q बराबर IT होता है, तो m समानुपात IT हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा नियम देखिए, यदि कई विद्युत अपघटनों से विद्युत का एक ही परिमाण प्रवाहित हो तो विभिन्न विमुक्त आयनों का द्रव्यमान m उनके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होते हैं, अर्थात m समानुपात E हो जाएगा। समीकरण 2 मान लिए। और समीकरण 1 और 2 लेकर चलेंगे, तो देखिए ना, समीकरण 1 और 2 से m समानुपात EIT। ठीक है, समानुपात चलेगा तो किया जाएगा, तो KE हो जाएगा ना, तो Z बराबर KE होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे m बराबर ZIT, जहाँ Z बराबर KE एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। नोट में देखिएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का ऐसा ही मतलब क्या होता है, kg पर कूलाम होता है। ये पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक एवं रासायनिक तुल्यांक में संबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि Z बराबर KE होता है। ठीक है, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है, तो K हटा देंगे तो Z समानुपात E हो जाएगा। ये क्या हो गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक E हो गया और रासायनिक तुल्यांक Q हो गया, इसमें संबंध हो गया। अतः किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ठीक है, और दूसरे तत्व के लिए कहेगा तो Z1/Z2 बराबर E1/E2 कर लेंगे। ठीक है, अब है फैराडे संख्या, ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है।
ये हम लोग का अंतिम टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब पूरा वीडियो को आप लोग देखकर इसको साफ साफ फेयर कर लीजिएगा। चैप्टर 3 आपको कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर फेन जो है अगला वीडियो में चैप्टर फेन पूरा नोट्स के साथ बताएंगे। और क्लास में जो पढ़ाई होता है ऑफलाइन, उसका भी हम वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं। मेरा चैनल है RR सर फिजिक्स, उस चैनल पर जाकर आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अंतिम टॉपिक देखिए, फैराडे संख्या। प्रत्येक तत्व का रासायनिक तुल्यांक E तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z की अनुपात एक सावर्तिक नियतांक होता है, जिसे इस नियतांक को फैराडे नियतांक या फैराडे संख्या कहा जाता है। यानी कि फैराडे संख्या बराबर E/Z हो जाएगा। तो फैराडे संख्या का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। फैराडे संख्या इसमें क्या होता है, कूलाम होता है। अब यहाँ देखिए, कुछ पदार्थ है जिसका रासायनिक तुल्यांक का विद्युत रासायनिक तुल्यांक दिया हुआ है, इसको याद करिएगा। ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। इसका पूरा स्क्रीन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इस शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा स्क्रीन दिखा लेते हैं। इसको भी आप लोग फेयर कर लीजिएगा, याद कर जाइएगा। है तांबे के चम्मच पर चांदी की परत किस प्रकार जमाई जाती है। इसके लिए एक गैल्वेनोमीटर लिया जाता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर लिया जाता है। उसमें पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड का घोल डाल दिया जाता है। घोल डालने के बाद, ठीक है, उसमें एक चांदी की छड़ होती है जो कैथोड का काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पीतल की छड़ होती है जो एनोड का काम करता है, जिसके साथ हुक लगा दिया जाता है। उसमें परत, ये जिसमें ये चांदी के परत चढ़ाना, उसको उसमें टांग देते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, फिर धारा प्रवाह को रोककर उसको बाहर निकाल लेते हैं और उनका क्रिया खत्म हो जाता है। इसको साफ साफ वीडियो का क्वेश्चन है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म क्यों हो जाता है। इसका देखिए आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। हल्का समझाते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, लेकिन उस प्रवाह में जो प्रतिरोध है उसको रुकावट पैदा करता है, तो वहाँ एक तरह की ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, गर्म हो जाता है। अगला यह है कि पेल्टियर प्रभाव और जूल प्रभाव में अंतर स्पष्ट करें। इसको हम यहाँ पर स्क्रीन को रोक देते हैं, आप लोग साफ साफ फेयर कर लीजिएगा। तो पेल्टियर प्रभाव जूल प्रभाव में अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये भी हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रयोग में पहले बैटरी कुंजी तथा फिर गैल्वेनोमीटर कुंजी को क्यों दबाया जाता है, ठीक है। तो ये ब्रिज को संतुलित अवस्था में देखने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज और बैटरी कुंजी को दबाते हैं। इसको पूरा अपना देखकर साफ साफ लिख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पूरा स्क्रीन इसका भी दिखा देते हैं। और इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है, कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का लाभ एवं हानि बताएं। कई सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ने का लाभ एवं हानि बताएं। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर बताएं। विभव एवं विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें। बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर 3 पूरा नोट्स के साथ इस वीडियो में बता दिए हैं। आप लोग इसको फेयर कीजिएगा, साफ साफ कर लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला वीडियो में चैप्टर 4 हम लोग डालेंगे, और चैप्टर 4 में हर एक टॉपिक का पहला हम एक और नोट्स बनाकर डाल देंगे, ठीक है। जो ऑफलाइन पढ़ाएंगे क्लास में उसी के द्वारा डाल देंगे, और अंत में ये पूरा नोट्स के साथ हम लोग डालेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखते जाइएगा। चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे सब चैप्टर को हम लोग डालते जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।